वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। सो आज 21 अप्रैल 2024 को जो करंट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमारे पास कलेक्ट हुई हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ मीडिया से, लाइक न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स एंड अदर मीडिया, तो उनके थ्रू हम आज एक शॉर्ट वीडियो के अंदर, इन द सेंस शॉर्ट यानी कि 25-20 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर हम इसको कवर करेंगे हमारे सिलेबस से ओरिएंटेड होते हुए, हमारे सिलेबस से मैच करते हुए। कि आपको पता है आजकल पॉलिटिक्स ज़्यादा चल रही है, फर्स्ट फेज ऑफ जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं, तो उसके ऊपर आपको आर्टिकल्स भरे मिलेंगे, पर उससे हमारा इतना कुछ रिलेवेंट टॉपिक है नहीं। अगर जिस दिन रिलेवेंट होगा टॉपिक उस दिन डिस्कस किया जाएगा। आई होप आप इसको पढ़ रहे होंगे, अच्छे समझ रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। तो हम पहली न्यूज़ की तरफ से चलते हुए और बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं। पहली न्यूज़ कहाँ से आई है भाई? पहली न्यूज़ आई है आपकी एक, आपको पता है ब्रह्मोस मिसाइल, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, तो आपको पता है इसमें जैसे ये नाम लिखते हैं तो दो कैपिटल आते हैं, बी और एम। तो इनके बारे में बताएंगे, कैपिटल मतलब एम बीच में कैपिटल कैसे आ गया। तो हाल ही में क्या हुआ कि इंडिया ने सप्लाई की है, यानी कि वार्तालाप तो बहुत दिनों से चल रही थी, और वार्तालाप के बाद अब ये आया है कि भाई इंडिया ने फिलीपींस को ये ब्रह्मोस मिसाइल जो दी है, फिलीपींस को इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई कर दी हैं। और ये शायद 20 तारीख को लगभग दोपहर तक या शाम तक पहुंच गई थी वहाँ। तो हमारे इससे टॉपिक से मतलब क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए भाई हमने सप्लाई की है। तो ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर अगर कोई से पूछे तो भाई इसके अंदर दो नाम है। तो ये अकेली इंडिया ने डेवलप नहीं की भाई, कभी आप सोचो ब्रह्मोस मिसाइल केवल इंडिया डेवलप नहीं, इसके अंदर दो चीज़ कंट्री है, इंडिया प्लस और आपका रसिया। तो ये दो कंट्रीज साथ आई थी और उन्होंने मिलकर एक मिसाइल को डेवलप किया था। तो इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा। तो ब्रह्मोस मिसाइल आई है दो नदी के नाम पे। पहली तो ब्रह्म यानी कि आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसको हम कहते हैं शायद विड्थ के अंदर सबसे बड़ी नदी है ये। अगर चौड़ाई देखें नदी की, सबसे ज़्यादा चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। तो वहाँ से इसको लिया गया। और जो सेकंड जो आपको ये ब्रह्मोस मिमास जो आपको दिखाया है, तो ये रशिया के अंदर एक रिवर है, और जो रिवर है उसका है मोस्कवा रिवर नाम, उसका मोस्कवा रिवर नाम है। तो उसके बेसिस के ऊपर ये नाम लिया गया। तो पहले तो भाई यही है कि उसने सप्लाई हमने की है। और आपसे कोई पूछेगा तो ये पूछेगा कि भाई ब्रह्मोस की मिसाइल का नाम कहाँ से आई या किस किस ने मिल के डेवलप की। तो इंडिया से तो डीआरडी होगी, सीधी सी बात है। और रशिया की भी एजेंसी है, जो उनकी सरकारी एजेंसी, शायद एनजीओ नहीं एनएसओ नाम से उनकी कोई एजेंसी है रशिया की। तो वहाँ से ये दोनों मिलके और इसको डेवलप की। तो पहले तो इसके भाई जो रेंज थी लगभग, इसमें रिलेवेंट टॉपिक की आपका क्या है वो आगे बताता हूँ, कि 290 किलोमीटर तक की पहले रेंज थी। फिर हमने कुछ ऐसे साइन वाइन कराए या फिर कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, उस पर वर्क हुआ और फिर इसको अलाउ कर दिया गया 450 किलोमीटर तक की। तो फिलहाल 450 किलोमीटर तक की अवेलेबल है, और 600 किलोमीटर जो रेंज होगी मिसाइल की उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, यानी कि इन फ्यूचर हमें वो देखने को मिलेगी। तो अब ये फिलीपींस को सप्लाई कब हुई, अब आपको चीज़ बताता हूँ कि जो चाइना, साउथ चाइना सी आपको पता है, वहाँ पे चाइना क्या अपना कब्जा मारना चाहता है, ये कब्जा जमाना चाहता है, या वो बताता है उसका कब्जा है। तो ये है कि फिलीपींस कहते हैं कि कुछ टापू उसके हैं, और चाइना कहता है वो टापू चाइना के हैं। तो इन सेंस को हम देखते हुए हमें पता चला कि भाई इंडिया ने इसको सप्लाई किया है टू काउंटर द चाइना। आप ये ज़रूर देखना इंटरनेशनल्स में, तो चाइना काउंटर करने के लिए सप्लाई की गई थी, और ये सप्लाई पूरी हो चुकी है। और ये ब्रह्मोस की सप्लाई है वो अभी जो मार्क क्षमता की जो गई है, जो पहला बैच गया है वो 290 किलोमीटर की रेंज वाला गया है। अब हम चलते हैं सेकेंड न्यूज़ के ऊपर। तो हाल ही में एक फ्रॉग यानी कि मेंढक, तो मेंढक देखो साइंस रिलेटेड आजकल आपको पता है एक बहुत बड़ा चीज़ है। आप पिछले कुछ पेपर उठा के देखिए सीएससी के, यानी कि सिविल सर्विस के, या फिर आप अपने एसएससी सीजीएल को उठा के देखिए, तो है ना वो जो पेपर हो रहे हैं वो ऐसे नहीं है। और ये अब वो पर्टिकुलर जैसे कोई टॉपिक है तो उसकी गहराइयाँ तक जाने लग गए। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पूछ लिया कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ से अप्लाई की, सबको पता है फिलीपींस में गई। अब वो पूछेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की जो निर्माण हुआ है, जो कार्य जो बने हैं या जिसके अंदर रिसर्च हुई है, तो वो कहाँ हुई थी और किस किस देश का भाग था। और तो वो पूछेंगे भाई रशिया इंडिया ने मिलकर बनाई थी, फिर किसके नाम पे रखी गई, तो ये रिवर्स के नाम पे रखी गई। तो आपसे वो पूछेंगे। ऐसी तरह से फ्रॉग खोजा गया है, देखा गया है हाल ही में।
तो फ्रॉग के अंदर है क्या, जिसको इसको इसका जो नाम है वो लीफ लेटर नाम है, लीफ लेटर नाम से इसको जाना जा रहा है फ्रॉग का। तो छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 2 इंच का ही है ये जो फ्रॉग आपका, 2 इंच का ही है। तो इसके अंदर एक खासियत देखी गई, खासियत क्या देखी गई कि ये ना अल्ट्रासोनिक जो आपकी वो होती हैं, मतलब एक रेंज होती है अल्ट्रासोनिक, तो ये उस रेंज की वॉइस निकालता है, ये वॉइस उस रेंज तक ही निकाल सकता है। मतलब हम ह्यूमंस के लिए तो पॉसिबल नहीं है उसको सुनना, पर जो और जानवर हैं, स्नेक उनेक हैं, तो ये उनको सुन सकते हैं। और ये उससे डर जाने के लिए, मतलब इसको ना सर्वाइवल के लिए। और ये कहाँ देखा गया है, ब्राज़ील। आपको पता है ब्राज़ील वेरी डाइवर्स्ड, हाईली डाइवर्स्ड है वो इनमें, फ्लोरा फौना में। तो फ्लोरा फौना में डाइवर्स्ड होने के कारण इसके अंदर ही ज़्यादातर ये मिलते हैं। तो ये अपनी सर्वाइवल के लिए, यानी कि अपने बचाव के लिए, किसी और ऑर्गेनिज्म इसको खा ना जाए, इसको पकड़ ना ले, तो इस वजह से अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है। तो आपसे पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि हाल ही में कोई फ्रॉग देखा गया है, उस फ्रॉग का नाम बताइए जो अल्ट्रासोनिक वो रेंज तक की आवाज़ निकालता है। तो आपको सीधी सी नाम लगाना है भाई, लीफ लेटर, कहानी ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हमारी, वो आ रही है भाई हीट वेव से। तो आपको ना पता है आईएमडी है ना बहुत चर्चा में, बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन तो आईएमडी से आएगा। तो आईएमडी ने अभी बताया कि जो साउथ इंडिया है और आपका जो ईस्टर्न इंडिया है, उसके अंदर हीट वेव आएंगी। मैंने हीट वेव का कंसेप्ट पहले बताया था, मैं फिर दोबारा दोहरा दूंगा कि हीट वेव आएगी। ये हीट वेव होते क्या है कि भाई मान लीजिए 30 और 40 डिग्री, यानी कि कोई आपका प्लेन है, तो प्लेन के अंदर अगर 40 डिग्री से अबव टेम्परेचर चले जाएगा, यानी कि 44-45 तक, तो इसके अंदर कितने दिन में, एक झटके के साथ, यानी कि एक दिन के अंदर ही 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। 40 था और कल देखेंगे तो 45 मिले। तो अचानक से जो टेम्परेचर बूस्ट कर जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको कहेंगे हम भाई हीट वेव। और प्लेन्स के अंदर अगर 30 से लगभग 35 हो गया, 36 पहुंच गया प्लेन्स के अंदर, और माउंटेन्स सॉरी माउंटेन्स में माई मिस्टेक, माउंटेन के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस नापते हैं, और जबकि आपकी प्लेन्स के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर 4-5 डिग्री बढ़ जाए झटके के साथ, तो उसको हम कहेंगे हीट वेव। तो ये हाईली अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले समय में वहाँ हीट वेव आने की संभावनाएं हैं, और संभावनाएं जो होंगी वो ज़्यादा रहेंगी इस बार हीट वेव की, क्योंकि इल निनो इफेक्ट हो रहा है। वो उसको कभी फिर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए बताया गया है कि भाई आप सुरक्षित रहे, टाइम टू टाइम पानी पीजिए, और ये सारे काम करते रहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो अगली न्यूज़ आ रही है हमारी, वो आ रही है, एक डिजीज़ देखी गई कहाँ, नाइजीरिया। आपको पता है नाइजीरिया कंट्री साउथ बोल रहा, सॉरी, अफ्रीका में पड़ती है। तो ये नाइजीरिया के अंदर पहली बार, फर्स्ट टाइम, आप ये याद रखिए, पहली बार है ना, एक दवाई बनाई जिसका नाम है MAN5CV। तो आपसे कोई पूछेगा तो यही पूछेगा भाई MAN5CV जो हाल ही में नाइजीरिया ने दवाई बनाई है, वो किसके लिए बनाई है। तो एक है ना बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है कि ब्रेन के अंदर मेनली 3 लेयर होती हैं। जो हमारे ह्यूमन ब्रेन है उसके अंदर 2 जाती हैं, क्योंकि एक वो अलग कंसेप्ट है, वो भाई ह्यूमन फिजियो कंसेप्ट है। तो आप ये मानिए लेयर है, तो उस लेयर के अंदर है ना सूजन कर देता है वो बैक्टीरिया, आपके माइंड के अंदर जाके, आपके दिमाग के अंदर जाके उस लेयर को सूजन कर देता है, पैदा कर देगा सूजन, जिससे आपका कोऑर्डिनेशन बिगड़ने लग जाएगा बॉडी के साथ, आपको फीवर होगा, हेडेक होगा, और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, इस बीमारी का नाम होता है मैग्नेटिक्स, MENIGITS। इसको मैग्नेटिस बोलते हैं, जो ब्रेन के अंदर सूजन करता है। तो आपको अगर कोई पूछेगा तो ये पूछेगा कि भाई MAN5CV हाल ही में जो दवाई बनाई है वो किसके लिए बनाई गई है। तो भाई ये ना ब्रेन के लिए बनाई गई है, कि जो बैक्टीरिया है उसके खिलाफ बनाई गई है, और वर्ल्ड में पहली बार नाइजीरिया ने बनाई है। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, बस हाईली कंसेप्ट को इन शॉर्ट फॉर्म में करके और भी ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको चीज़ें अच्छी मिले। हाँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तेलंगाना, या आपने शायद न्यूज़ भी पढ़ी होगी, तेलंगाना के अंदर ना आयरन एज जो आपकी आयरन एज है, उसके कुछ एविडेंस और मिली हैं, इनकी साइट मिली हैं 3 ऐसी, सीधी सी बात है भाई, ना घुमाते फिराते हुए 3 साइट मिली है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई कि आयरन एज से बिलोंग करेंगी। ये आर्कियोलॉजी के अंदर आपका साइट आई है।
तो मैं भाई मेन बात करते हैं भाई आयरन एज के ऊपर। तो आपसे यही पूछेंगे कि भाई तेलंगाना को किस जगह या किस स्टेट के अंदर आपको अभी आयरन एज के एविडेंसेस मिले हैं, तो आप तेलंगाना टिक मारिए। इससे पहले भी कुछ मिला था आपको, किस स्टेट के अंदर मिला था और क्या साइट थी, तो उसके ऊपर भी ज़रूर देखिए। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि वो एक डायनेस्टी से बिलोंग करती है जो कि कल्याण डायनेस्टी थी। तो आप होप आप अब सोच और समझ पाएंगे कि किस स्टेट के अंदर और क्या चीज़ खोजी गई थी। चलो ये बता देता हूँ कि भाई 500 कोइंस निकले थे कल्याण डायनेस्टीज के, तो वो कहाँ किस साइट पर निकले थे, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं, तो तेलंगाना के अंदर ये निकले हैं। तो अब बताता हूँ आयरन एज। आयरन एज है मतलब जब इंसानों ने लगभग भाई आयरन का यूज़ करना शुरू किया था। और ये एज कब थी भाई, 1200 से 600 BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के पैदा होने से पहले 1200 से 600 साल पहले की बात है ये। तो यही आपसे पूछेंगे। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है, जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है तो वो अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अच्छे से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल है वो। अगर आप फिजिक्स को थोड़े जानकार होंगे तो आपको पता भी होगा सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो पार्टिकल के ऊपर थ्योरी आई है जिसको अभी एविडेंसेस की जरूरत पड़ती रहती है हर थ्योरी को। तो उस थ्योरी को एज ए हाइपोथेटिकल थ्योरी मानते हैं, हाइपोथेटिकल सोच है। तो एक पार्टिकल होता है जिसका नाम है टैकोनोयास, या TECHYONS। तो ये कोई भाई सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इसको बताया जाता है ये स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे भी तेज चलता है। तो आपसे यही पूछेंगे कोई ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल बताइए जो स्पीड ऑफ लाइट से चलता हो, या आपको दे देंगे कि देयर इज सब एटॉमिक पार्टिकल नेम एज टेक्नोयास। तो आपको रिलेवेंटली टिक मारना पड़ेगा, हायर देन द स्पीड, लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट, या नन ऑफ दिस। तो हायर स्पीड होती है, लाइट से भी ज़्यादा तेज चलते हैं ये पार्टिकल। तो अब हम चलते हैं अपने, जिसके लिए हम इंतज़ार भी करते रहते हैं, आर्टिकल की ओर। द हिंदू से आर्टिकल आया है, और आर्टिकल किस बेस के ऊपर आया है वो हम देखते हैं। तो वो आया है पब्लिक को छोड़िए, पहले चलते हैं साइंटिफिक पे। तो ये आ रहा है भाई आपकी साइंस के ऊपर। मेरी थोड़ी राइटिंग ऐसी है, आपको देख ली ना भाई, तो सॉरी, बीमार चल रहा हूँ थोड़ा। आपके साइंस के ऊपर आया है। तो साइंस के ऊपर क्या है कि भाई दो चीज़ें आई है, विच गवर्नमेंट, इस पे लिखा है विच गवर्नमेंट। तो यानी कि अब आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट किसी कोई रिलेटेड टॉपिक होगा, तो मैंने पहले आपको बताया कि भाई गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं। ये एक आर्टिकल आया है, इसके आर्टिकल के ऊपर मैं आपको अब सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर करते जाऊँगा। तो इसमें है कि विच गवर्नमेंट यानी कौन सी सरकार। अब बात इन्होंने ये रखी है कि भाई सरकार चाहे ए हो, बी हो, सी हो, सरकार किसी की भी हो, कैसी भी हो, उसको अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है, इंडिया को आगे ले जाना है, इंडिया को ग्लोब में स्टैंड करवाना है, इंडिया को विश्व गुरु बनाना है, तो आपको साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको साइंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप बिना साइंस के आज की दुनिया में आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आपका कोई महत्व नहीं अगर आपके पास साइंस नहीं है। मानते हैं आर्ट आपके पास होनी चाहिए, कला आपके पास होनी चाहिए, आपका कल्चर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि आप साइंस को छोड़कर आप सोचो कि देश आगे बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, कतई पॉसिबल नहीं है। तो इसके ऊपर लिखा गया है कि भाई जो भी सरकार आए इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा साइंटिफिक वर्किंग को, साइंटिस्ट को। और किस हिसाब से देखो, हर बार R&D की तो बात होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो रेगुलर है उनको तो R&D का पता चल गया होगा कि रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर भाई 0.8 GDP है। तो इसको कम से कम एटलीस्ट, जो हमारे यहाँ पे आर्टिकल लिखा है उसके अंदर बताया कि एटलीस्ट 4% ऑफ इंडिया GDP करनी पड़ेगी आपको। 0.8 से कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 4% तक आपको GDP ले जानी पड़ेगी। किसकी तरफ, किस सेक्टर की तरफ, साइंटिफिक वर्किंग की तरफ। तो एक तो ये बात। दूसरी बात इन्होंने बताया कि जो पब्लिक सेक्टर हैं वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, लाइक आपको कॉलेज, आपका स्टाफ, आपकी यूनिवर्सिटीज़ और उसके अंदर फंड, इन सबको रेगुलेट करना पड़ेगा इन मैनर में, एक मैनर में इनको रेगुलेट करना पड़ेगा। आपने कॉलेज खोल दिया, अच्छी बात है,
आपने लैब बना दी, अच्छी बात है, पर उसके अंदर साइंटिस्ट नहीं है, या ये कहूँ कि जो क्वालिटी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो आपकी लैब भी बेकार रहेंगी। मतलब ये नहीं कि बस आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपके पास स्किल्ड पॉपुलेशन होनी चाहिए, साइंटिस्ट होने चाहिए। और इंडिया के अंदर तो हाईली शॉर्टेज चल रही है, हाई शॉर्टेज चल रही है साइंटिस्ट की। तो एक तो ये, इसके लिए आपको डिफरेंट प्रोग्राम लेकर आना चाहिए कि आजकल आप देख रहे हो बच्चे क्या तो आईआईटी जा रहे हैं या फिर नीट के लिए मेडिकल लाइन में जा रहे हैं। तो एक प्रॉपर चलाना चाहिए कि भाई आपको बीएससी करनी चाहिए, बैचलर इन साइंस करनी चाहिए, या आपको अलग प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जिसके अंदर आपको इंटर ग्रेजुएटेड जाके एमएससी बीएससी और पीएचडी स्कॉलर्स बनाने चाहिए, पीएचडी तक बच्चे को ले जाना चाहिए। आपको ऐसे प्रोग्राम बनाना चाहिए जिससे माइंडसेट बदले थोड़ा लोगों का। तो आपको इनके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, आपको इनके ऊपर प्रोग्राम सेट करने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी स्मॉल लेवल पर ही। मतलब जो आजकल बच्चे जो मतलब 5वीं 6वीं या 10वीं या 11वीं तक आप माने, तो उनके ऊपर जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए उनके टीचर्स की, यानी कि टीचर्स उनकी इतनी हाईली क्वालिटी हों कि उनका एक माइंड डेवलप कर पाएँ। ये नहीं कि रट्टाफिकेशन करा दी और पास कर दी। आपको पता है इंडिया का कल्चर भी यही है। इस कल्चर को चेंज करने का अब वक्त आ गया है, अब हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते भाई। तो एक ये बात हुई थी। अब चलते हैं एक और बात की तरफ कि जो आपकी हायरिंग हो साइंटिस्ट की, वो परफॉर्मेंस बेस्ड हो, यानी कि परफॉर्मेंस देखी जानी चाहिए आपकी। ऐसे नहीं कि आपने हायर करने शुरू कर दिया और उसके अंदर धांधली कर दी, तो फिर जीरो काम हो जाए भाई आपका। अगर आपने साइंटिफिक वर्किंग के अंदर भी धांधली कर दी तो आपका जीरो है सब कुछ, फिर तो कोई निकाल नहीं सकता। गड्ढे में से गिर जाएगा, धरती पर छोड़ दो, गड्ढे में चला जाएगा देश, अगर आपने यहाँ पर भी धांधली कर दी तो आपकी मेरिट बेस होनी चाहिए। एक ये उन्होंने लिखा कि भाई मेरिट बेस आपको लाना चाहिए, यानी कि किसी बच्चे को देखना चाहिए कि भाई मान लो उसके बीएससी, मान लो उसके बीएससी में देखना चाहिए कि भाई उसने क्या क्या अचीवमेंट लिए हैं, उसके इतनी परसेंटेज साथ साथ उसके पास और क्या क्या क्वालिटी और हैं। लाइक भाई वो कहीं किसी क्यूज़ के अंदर जीता हो, नेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट ही जीता हो, या फिर वो कहीं उसने कोई अदर प्रोग्राम जैसे आर्ट कल्चर के प्रोग्राम में भी उसने भाग लिया हो, उसका जिससे पता चला कि भाई उसका माइंड हाईली डाइवर्स्ड है। दूसरा, उसने भाई जब वो अपनी एमएससी कर रहा था तो उसने किस प्रकार के आर्टिकल या रिसर्च पेपर उसने लिखे हैं। उसके बाद उसने पीएचडी की है तो उसकी थीसिस कैसी थी, कहीं झूठी तो नहीं थी, फरेब तो नहीं कर रखा उसने। इन चीज़ों को सब काउंट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक टेस्ट कंडक्ट किया और टेस्ट कंडक्ट करने के ऊपर आपने सेलेक्ट कर लिए। टेस्ट कंडक्ट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, पर मेरिट लिस्ट भी उस टेस्ट के ऊपर भी नहीं, आपको तो उसकी परफॉर्मेंस पर भी होनी चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एक एंश्योर फ्रीडम का आया आर्टिकल, इसके अंदर एक फ्रीडम दी गई कि आप है ना किसी बच्चे को स्टिक कर देते हो, किसी साइंटिस्ट को स्टिक कर देते हो कि भाई आपको एक ये बीज ही बनाना है। मान लीजिए आपने कोई गेहूं का पौधा है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है किसी डिजीज़ की, तो आपने 4 साइंटिस्ट पे स्टिक कर दिए कि भाई आपको सिर्फ यही करना है 4 साल। अरे नहीं, उसको एंश्योर करो फ्रीडम, जो वो करना चाहता है, जिस पे वो रिसर्च करना चाहता है, उसको उसकी छूट दे, उसके छूट साथ उसकी फंडिंग दें, उसको छूट दें कि वो बाहर वाले साइंटिस्ट से जाके मिले, लाइक यूरोप से, यूएसए से या अदर कंट्रीज, रसिया, चाइना, जिससे भी, कि वो उससे मिले, बातचीत करे, अपनी कुछ चीज़ें उनसे शेयर करे, उनकी कुछ चीज़ें जो शेयर होंगे वो अपने पास आएँ। ये R&D जो होती है ना, ऐसे नहीं कि केवल आप बैठे हो। ये पूरी, आपको पता भी होगा लाइक हाल ही में जो G20 हुआ था समिट, उसके ऊपर ये भी बेस किया था कि भाई हर किसी को टेक्नोलॉजी शेयर करनी चाहिए आपकी ग्लोब के अंदर। तो इंडिया में जो G20 था उसके ऊपर भी हुई थी ये बातें। तो वो सिर्फ कागजी हैं, ग्राउंड लेवल पे तो कुछ नहीं हो रहा ना। इसके अंदर थोड़े लीनियंट रूल करने चाहिए आपको कि भाई आप 4 साल उसके बाद रिसर्च करते हो, चलो ठीक है, आपको इतना घंटे रिसर्च करनी है, ठीक है, पर अब उसके साथ कुछ और चीज़ें भी कर सकते हो, तो वहाँ से आना चाहिए। फिर एक प्लस पॉइंट और बताया जा रहा है कि अगर आप चाहते हो या आपको बताया जा रहा है या आपका हो जाएगा कि 2050 तक, आपको पता है 2050 तक ये कहा कि इंडिया को हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, आप सोच रहे 2050 तक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, पर साइंटिस्ट आपके पास है नहीं, तो आप कैसे सोच रहे हो कि मतलब कैसे बने। तो इसके लिए आपको नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, साइंटिस्ट की इंक्रीज करनी पड़ेंगी, पोस्ट, लैब, स्कूल्स, कॉलेज,
और टेक्नोलॉजी, फंड्स, ये सब कुछ लाने पड़ेंगे। तो ये इनके जो हमारा वो आया था कि विच गवर्नमेंट के ऊपर, तो आपको वहीं यही बताएगा कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इन चीज़ों पे फोकस करे। चलो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आज अब वैसे भी पता है आपको, सैटरडे संडे को न्यूज़ थोड़ी कम होती है हमारे पास, और ऊपर से आजकल इलेक्शन ज़्यादा चल रहे हैं, तो वैसे भी न्यूज़ कम ही रहती है। तो हाँ, मैंने आपको शॉर्ट के अंदर सभी चीज़ें हाईली बताई हैं, और जो काम की थी वो मैंने बता दी है। आशा करता हूँ कि आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।